हेलो दोस्तों, आज की कहानी भारत के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के ऊपर है। यह कहानी अजमेर की है। तो अजमेर में 1992 के शुरुआत में कुछ स्कूल और कॉलेज के लड़कियों के प्राइवेट फोटो कुछ लोगों के हाथ में आनी शुरू हुई, जो अजमेर के बहुत ही नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल सोफिया गर्ल्स एंड स्कूल कॉलेज के लड़कियों की थी। धीरे धीरे ये बात सारे शहर में फैली। पुलिस प्रशासन तक भी गई, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की और बाकी जो छोटे मोटे लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की उन्हें भी दबा दिया गया। तब के नवज्योति न्यूज़पेपर के रिपोर्टर और एडिटर तक भी ये फोटो पहुंची। जब उन्होंने देखा तो बहुत सारे लड़कियों की तस्वीरें थी। फिर जब उन्होंने अपने लेवल पर छानबीन की तो ये पता चला कि ये सारे वो लड़कियां हैं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और इनको ब्लैकमेल करने वाले बहुत बड़े लोग हैं। फिर जब उन्होंने और गहराई में जाकर इसकी छानबीन की तो पता चला कि अजमेर शरीफ जहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो उस दरगाह के खादिम वो लोग होते हैं जो दरगाह में चादर चढ़ाने वाले लोगों को चादर चढ़ाने में मदद करते हैं। तो मदद करने वाले को खिदमतगार या खादिम कहा जाता है और ये एक ही वंश के होते हैं और पूरे दरगाह को कंट्रोल यही करते हैं। और 1992 में फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करता था और वाइस प्रेसिडेंट नफीस चिश्ती था और अनवर चिश्ती जोन सेक्रेटरी था। और अजमेर सेक्स स्कैंडल के मास्टरमाइंड यही तीनों थे। ये लोग करते क्या थे कि शुरुआत में वहाँ के बहुत ही मशहूर स्कूल सोफिया गर्ल्स एंड स्कूल कॉलेज के एक लड़की को किसी तरह बहला फुसला कर फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती उस लड़की को एक फार्म हाउस में ले गए और वहाँ उसके साथ रेप किया और उसकी फोटो खींच ली। यह पहली लड़की थी। उसके बाद उस लड़की को वापस भेजते हैं और धमकी भी देते हैं कि अगर तुमने किसी को बताया तो जो तस्वीरें खींची गई है वो पूरे शहर में पोस्टर के तौर पर लगा दी जाएगी। लड़की डर जाती है और किसी को नहीं बताती। इसके बाद उस लड़की को ब्लैकमेल करते हैं कि हम तुम्हारी सारी फोटो पब्लिक कर देंगे अगर तुम अपने दोस्त या किसी दूसरी लड़की को उस फार्म हाउस में लेकर नहीं आई तो। वो अपने इज्जत के डर से और इसके बाद भरोसा भी मिला कि तुम्हारी सारी फोटो जला देंगे, तो वो अपनी एक दूसरी दोस्त को लेकर गई। वहाँ उस लड़की के साथ भी वही हुआ। पहले रेप हुआ, फिर फोटो निकाली गई। अब उस दूसरी लड़की को भी ब्लैकमेल करना शुरू कि तुम अपने स्कूल के किसी दोस्त या किसी दूसरी लड़की को उस फार्म हाउस में लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारी फोटो पब्लिक कर दी जाएगी। तो ऐसा चलता रहा। पहले एक लड़की को कहा, फिर दूसरी को कहा, फिर तीसरी को कहा। तो इस तरीके से यह सिलसिला चलता रहा। अगर उस वक्त के जांच के हिसाब से चलें तो 200 से 300 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया। असल में किसी को नहीं मालूम कि कितनी लड़कियां थी। उस वक्त के कुछ अफसरों का कहना था कि सही फिगर कोई नहीं बता सकता और ये इसलिए कि उनमें से ज्यादातर लड़कियां सामने ही नहीं आई। तो यह सिलसिला चलता रहा और ये लड़कियां इज्जत की वजह से खामोश रहीं। लेकिन इसी दौरान इनमें से कुछ लड़कियां टूट गईं और एक एक करके थोड़े थोड़े दिनों बाद इसी प्राइवेट गर्ल्स स्कूल में एक एक लड़कियों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड पर यह है कि उस वक्त 6 लड़कियों ने सुसाइड किया। तब तक शहर में तस्वीरें भी फैल रही थी और कईयों को भनक भी लग गया था कि इस स्कूल में ऐसा ऐसा होता है। तो अब ये लीक कहाँ से शुरू हुआ? तो उस वक्त फोटो खींचने का एक ही तरीका हुआ करता था, नेगेटिव वाला कैमरा। तो जब ये फोटो खींचते थे उसके बाद वो नेगेटिव डेवलप होने के लिए स्टूडियो जाती थी और वो स्टूडियो भी इन्हीं के गैंग के एक मेंबर का था। तो स्टूडियो का मालिक तो उनके भरोसे का था, पर उसके नीचे काम करने वाले लोग अलग अलग होते थे। तो जैसे 100 कॉपियां बनाई जाती थी तो उसमें से 5-8 कॉपियां ये रख लेते थे और उसके बाद धीरे धीरे ये फोटो उनके जरिए बाकी लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ। फिर उसकी भी कॉपियां बनने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि अभी तक जो ब्लैकमेल हो रहा था वो फारूक, नफीज और अनवर ये तीनों लोग कर रहे थे। जैसे जैसे ये फोटो आम लोगों के हाथ में जाती रही तो इन्हीं के अपने गैंग का ड्राइवर, एक नौकर जो खाना बनाता था वो, और बाकी के लोग जो जैसे जैसे जिसके हाथ में फोटो आता रहा वो अपने लेवल पर ब्लैकमेल करने लगा। तो एक लड़की जिसको एक तरफ एक गैंग ब्लैकमेल कर रहा है, दूसरी तरफ स्टूडियो वाला ब्लैकमेल कर रहा है और उस समय के वहाँ के जो छोटे मोटे अखबार के जो रिपोर्टर थे उन तक फोटो पहुंची और उन्होंने भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उस वक्त के कुछ लोगों ने यह मामला उठाने की भी कोशिश की, पर 2-3 वजह थी जो यह मामला उठ नहीं रहा था। पहला, जो ये लोग थे ये बड़े ताकतवर थे। दूसरा, खादिम के कुछ लोगों का नाम। और तीसरा, उन लड़कियों में से ज्यादातर लड़कियां हिंदू थी और वो सारे मुस्लिम थे। तो पुलिस प्रशासन और नेता लगातार ये कहकर इसको दबाती रही कि इससे अजमेर में दंगा हो जाएगा, तनाव बढ़ेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बात आ जाएगी। जो आरोपी हैं वो खादिम के जानने वाले या उनके भी कुछ फैमिली मेंबर हैं। तो ये सारे बहाने देते हुए इस मामले को दबाना शुरू किया गया। लेकिन जब तस्वीरें बड़े पैमाने पर बंटने लगी तब नवज्योति अखबार ने मई 1992 में यह तय किया कि सरकार प्रशासन कुछ नहीं करेगी, हमें ही ये तस्वीरें और कहानी छापनी होगी। और उन्होंने अगले ही दिन सारी नूट तस्वीरें ब्लर करके इस कहानी के साथ छाप दी। छापते ही हंगामा हुआ तो बात जयपुर तक पहुंची। पूरे 3 दिन तक अजमेर बंद रहा। धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। उधर बीजेपी के लोग गिरफ्तारियां की मांग करने लगे।
क्योंकि यूथ कांग्रेस के लोग जुड़े हुए थे इससे। इधर कांग्रेस बीजेपी के कुछ नेताओं पर आरोप लगाने लगी। जैसे जैसे ये खबर पूरे देश में फैलने लगा तो पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बढ़ने लगा। तो अब पुलिस प्रशासन की मजबूरी थी कि केस दर्ज करे। उसके बाद रेप और किडनैपिंग का केस दर्ज होता है क्योंकि उठाकर लेकर गए थे। फिर जांच शुरू होता है। जब जांच शुरू हुआ तो बाद में ये फैक्ट आया कि इसमें बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम लड़कियों की भी है जिसके साथ उन्होंने रेप किया, ब्लैकमेल किया। और खादिम के फैमिली के कुछ दूर की लड़कियां थी, वो भी पीड़ित के तौर पर सामने आई। जब आरोपियों की पहचान होना शुरू हुआ तो शुरुआत में 30 लड़कियां सामने आई, सैकड़ों में से सिर्फ 30। और उसकी दो वजह थी। पहला कि कोई भी लड़की अपना और अपने परिवार का नाम बदनाम नहीं करना चाहती थी, और दूसरा कि उन लड़कियों को अपने घर वालों की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो शुरुआत में 30 लड़कियां सामने आई। इसके बाद धमकी देने का खेल शुरू हुआ कि केस वापस लो नहीं तो पूरे राज्य में बदनाम कर देंगे। तो फिर उसमें से 18 लड़कियां पीछे हट जाती हैं। अब सिर्फ 12 लड़कियां बचती हैं। पर जैसे ही केस शुरू होता है फिर से धमकी देने का सिलसिला शुरू होता है। 10 लड़कियां और अपने आप को वापस खींच लेती हैं। अब सिर्फ 2 लड़कियां बचती हैं। वो 2 लड़कियां जो बयान देती हैं वो उस बयान पर डटी रहती हैं। उसके बाद पुलिस सब पहचान कैसे करे, तो जो सारी तस्वीरें थी उनमें आरोपी के भी चेहरे थे। तो उन फोटो के जरिए पुलिस 18 लोगों की शिनाख्त करती है। 18 में से 12 को पुलिस अलग अलग वक्त में गिरफ्तार करती है। 6 आज तक नहीं पकड़े गए और उसके बाद ये मुकदमा चलता है। 1998 में 6 साल बाद सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और सभी को उम्र कैद की सजा देती है। लेकिन जब ये फैसला आता है तब इसका जो मास्टरमाइंड था अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट फारूक चिश्ती, उसका वकील अदालत में ये साबित कर देता है कि ये मेंटली फिट नहीं है, मतलब पागल घोषित करवाता है। तो वो जेल जाता ही नहीं है। और एक फारूक चिश्ती का छोटा मोटा काम किया करता था पुरुषोत्तम, ये बेल पर बाहर आता है 8 मार्च 1994 को। और बाद में खबर आई कि ये आत्महत्या कर चुका है, पर इसके कोई सबूत नहीं मिले। कुछ लोगों ने कहा कि ये भाग गया है लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। और 2 आरोपी ऐसे थे कि ये जब जब बेल पर बाहर आए तो घर और आसपास में इतनी बदनामी हो गई कि वो शर्म से मर गए। और एक सोहेल गनी चिश्ती ने 2018 में अपने आप को सरेंडर किया, वो भी बुर्खा पहनकर। बाद में राजस्थान हाई कोर्ट ने 4 की उम्र कैद की सजा को घटाकर 10 साल की कर दी और बाकी 4 की उम्र कैद ही रहने दिया। हालांकि वक्त वक्त पर ये सारे बेल पर बाहर आते रहे। उस वक्त की हालत ये थी कि अजमेर में रहने वाले और जिसकी बच्ची स्कूल में पढ़ती थी शायद ही कोई ऐसा घर, ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जो अखबार के दफ्तर में चुपचाप से पता करने की कोशिश नहीं करते थे कि कहीं मेरी बच्ची भी तो इसमें शामिल नहीं है। अजमेर में उस दौरान जब ये सब कुछ हो गया तो अजमेर में अगले 5-6 साल तक अगर अजमेर की लड़की से कोई रिश्ता तय करने जाता था तो उसके घर जाने से पहले अखबार के दफ्तर जाते थे और चेक करते थे कि कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसे ब्लैकमेल किया गया हो। कोशिश तो ये करते थे कि अजमेर की लड़की से रिश्ता ही ना हो। ऐसी तो लोगों की सोच हो गई थी। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।